So, hello guys, we are back again and we are discussing the definition part, which is an important aspect. और जब कल का हमने वीडियो डाला था तो इन द एंड आई सॉ कि वो थोड़ा एंड में ख़त्म हो गया था जो मैं चाहती थी जितना तक करना वो शायद नहीं कर पाई थी। तो मैं अब डिस्क्रिप्टिवली सिमिलर तक मैंने बता दिया था। उसके बाद अब हमारा फर्स्ट ट्रेड डिस्क्रिप्शन आता है और ये जो है डेफिनेशन जो है ये थोड़ा लंबा है बट बेसिक बात वो वही कह रहे हैं कि आप जब आपका ट्रेड डिस्क्रिप्शन है, जैसे आगे के जो डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें ट्रेड डिस्क्रिप्शंस भी पढ़ेंगे कि होता क्या है। तो आप ट्रेड को जिस तरह से भी डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको मेजर से डिफाइन कर रहे हैं या कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ये डिफाइन कर रहे हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि नागपुरी ऑरेंज है, तो ये या फिर कोल्हापुरी चप्पल है तो आप उसको डिस्क्राइब करें फ्रॉम द प्लेस, या फिर आप कह सकते हैं कि लीटर 2 लीटर का वो मिल्क का पैकेट है, तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वो डिस्क्रिप्शन जो है अगर वो फॉल्स है, फॉल्स कब हो गया, जो ओरिजिनल है वो बात नहीं बोल के आप कुछ और बता रहे हैं। चाहे वो पैकेजिंग के सेंस में है या डिस्क्रिप्शन के सेंस में है या फिर गुड्स है या सर्विसेज है, इसके सेंस में है। कोई भी चीज जो होगा अगर आप फॉल्सली बता रहे हैं तो फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन में वो आ जाता है। तो अगर कोई पेनाल्टी लग रही है या कुछ हो रहा है तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई होता है। तो एक एक करके इसके सेक्शन के सब पार्ट्स देखते हैं हम लोग। पहला कहता है अ ट्रेड डिस्क्रिप्शन विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन अ मटेरियल रेस्पेक्ट एज रिगार्ड्स द गुड्स और सर्विसेज टू विच इट इज अप्लाइड। जैसे आपने जो डिस्क्राइब किया है प्रोडक्ट को, सपोज करो आप बेच रहे हो शीट्स ऑफ अ पेपर और आप उसको लिख रहे हो कॉपी, तो वो क्या हो गया, वो मिसलीडिंग हो गया। यानी आप कॉपी तो नहीं बेच रहे हैं, टेक्स्ट नोट्स तो नहीं बेच रहे हैं, आप शीट्स बेच रहे हैं। तो दैट इज मिसलीडिंग फॉर एनीवन हु इज बाइंग इट। तो ये एक मेथड हुआ जहाँ पे आप उसको फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एनी ऑल्टरेशन ऑफ अ ट्रेड डिस्क्रिप्शन एज रिगार्ड्स द गुड्स और सर्विसेज टू विच इट इज अप्लाइड वेदर बाय वे ऑफ एडिशन, effacement or otherwise, where that alteration makes the description untrue or misleading in a material respect। ये इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि मतलब मटेरियल रेस्पेक्ट में वो मिसलीडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बटर जो है वो सॉल्टेड और अनसॉल्टेड दो तरह के आते हैं। आपने सॉल्टेड बोला है और वो अनसॉल्टेड बटर आप दे रहे हैं, या फिर आप अनसॉल्टेड दे रहे हैं, अनसॉल्टेड आप बोल रहे हैं और आप सॉल्टेड दे रहे हैं। तो ये किसी किसी के लिए मटेरियल रेस्पेक्ट में ये डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल समवन हु इज फास्टिंग और उसको नमक नहीं खाना है बट वो बटर खा सकता है, तो वो यहाँ पर वो खाया। या फिर सपोज करो किसी को नमक वर्जित है खाने से, उसको कुछ बीमारी है, तो वहां वो उसने सॉल्टेड बटर खाया ये सोच के कि वो अनसॉल्टेड है। तो ये मटेरियल रेस्पेक्ट हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये जब जजमेंट के लिए जाते हैं तो मोस्टली वहां पे ये डिसीजन हो सकता है कि वो मटेरियल होगा या नहीं होगा। वरना आप इसको कह सकते हैं कि बटर ही तो है, दोनों दोनों अलग अलग चीज तो नहीं बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपने या तो कुछ एडिशन करके या कुछ हटा के आपने उसमें अल्टरेशन कर दिया है, और वो अल्टरेशन जो है आपने इस पर शो नहीं किया है अपने ट्रेड डिस्क्रिप्शन में, तो फिर ये इसके अंडर में आ जाता है। Third, any trade description which denotes or implies that they are contained as regards the goods to which it is applied more yards or meters than they are contained therein standard yards or standard meters। ये basically कपड़ों के लिए, धागों के लिए, पाइप्स के लिए, तार के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक तार आप खरीद रहे हैं एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस का, और आपको चाहिए होते हैं उसमें 10 मीटर्स, और आप जो है आपको पता है स्टैंडर्ड ये में ये सिर्फ 8 मीटर्स का पैकेज आता है, बट किसी दुकान में आपने एक प्रोडक्ट देखा जो कि 10 मीटर्स लिखा है ना, उस स्टैंडर्ड से उसने 2 मीटर्स ज्यादा लिखा है, तो आपको वो चाहिए, आपने ले लिया। जब आप लेकर आए, जब यूज करने लगे तो यू केम टू अंडरस्टैंड दैट अरे ये तो सिर्फ 80 मीटर्स है जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने जो स्टैंडर्ड था, जो मेंटेन था,
उसको नहीं दिखा के उन्होंने डिफरेंट यार्ड्स दिखाया, और जो दिखाया तो उतना उन्होंने दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो अगेन इट इज अ फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन। तो यही कहता है। नेक्स्ट इज फोर्थ, एनी मार्क और अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ व्हेन अप्लाइड। तो यानी कोई या तो मार्क है या मार्क का अरेंजमेंट है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन में जो भी है मिल रहा है, वो जब अप्लाई किया है कहाँ, ये आगे बता रहे हैं। A में to goods in such a manner as to likely to lead persons to believe that the goods are the manufacture or merchandise of some person other than the person whose merchandise or manufacture they really are। तो क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप वेद टेक्सटाइल्स का कपड़ा खरीदने जाते हैं, किसी लोकल शॉप ओनर के पास जाते हैं और वहां से वो निकाल कर देते हैं आपको कि ये वेद टेक्सटाइल्स का है। जब आप उसको देखते हैं तो उसके ऊपर वेद टेक्सटाइल्स का मार्क लगा हुआ है, तो यू आर कन्विंस्ड कि ये वेद टेक्सटाइल्स का होगा। जब आप लेकर आते हैं तो मे बी अंदर में आपको दिखता है कि किसी और का मार्क है, या फिर कहीं पे साइड में किसी का स्टैम्प मार्क किसी और कंपनी का लगा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको जो चीज कह के बेचा गया कि ये वेद टेक्सटाइल्स का, ये है नहीं, किसी और का है, तो आपको यहाँ पर धोखा हुआ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेड भी अगेन ये जो है इस तरह से फॉल्स डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। इसी का पार्ट बी है इन रिलेशन टू सर्विसेज, तो वो गुड्स के लिए था, अब ये सर्विसेज के लिए है, यानी ए इज फॉर गुड्स, बी इज फॉर सर्विसेज इन सच अ मैनर as to be likely to lead persons to believe that the services are provided or rendered by some other person other than the person whose services they really are। जैसे आप अर्बन कंपनी का सर्विसेज लेते हैं, अब आपने कॉल किया अर्बन कंपनी का नंबर समझ के कि अर्बन कंपनी का है, किसी और का है ये, और उन्होंने ये डाल रखा है वेबसाइट पे जैसे ये कह के कि ये अर्बन कंपनी है। आपने उनको कॉल किया, जब आपने कॉल किया तो फिर आपको उन्होंने सर्विसेज सारे दे दिए, बता दिए कि ये है ये है ये। जब वो सर्विसेज देने आए तो समझ में आया कि अरे ये तो अर्बन कंपनी नहीं है, ये किसी और कंपनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने जो सर्विसेज देने के लिए कहा था, जिस कंपनी का आपने सोचकर ऑर्डर किया था, वो एक्चुअली उस कंपनी का था नहीं। तो अगेन ये फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। Fifth in this particular subsection is any false names or initials of a person applied to a goods or services in such a manner as if such name or initials were a trade description in any case where the name or initials is or are not a trademark or part of the trademark। जैसे रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन ने कहा है कि विदाउट हिज नॉलेज, विदाउट हिज परमिशन कोई ना उनकी आवाज को यूज कर सकता है, ना इमेज को यूज कर सकता है, ना नाम को यूज कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये ऐसे ही तो नहीं कहा होगा, कहीं प्रोवोक्ड हुए होंगे ये, तो किसी को धोखा मिला होगा ये सोचकर कि अमिताभ बच्चन इसको मे बी इंडोर्स कर रहे हैं। तो क्या होता है, आपने उसको इस तरह से सोच के लिया कि वो अमिताभ बच्चन ने इंडोर्स किया तो हो सकता है वो अच्छा होगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि सही प्रोडक्ट्स को ही इंडोर्स करेंगे, ऐसा माना जाता है। आपने वो चॉकलेट का भी एड में देखा हुआ है। तो आपको क्या हुआ, किसी और का नाम अप्लाई कर दिया गया है और उसके नाम से आपको बेचा जा रहा है, तो अगेन इट इज अ फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन। तो क्या होता है, इज और आर नॉट अ ट्रेडमार्क और पार्ट ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है, जो कि था ही नहीं उसका। इज और आर आइडेंटिकल विथ और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द नेम और इनिशियल्स ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन कनेक्शन विद गुड्स और सर्विसेज ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन or both and who has not authorized the use of such name or initials। For example, अमूल का बटर है, अमूल के बाकी भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मे बी कोई एक प्रोडक्ट उसका नहीं आता होगा, हो सकता है शेक नहीं आता है, तो आप शेक लॉन्च किए और उस पर आपने अमूल का इस्तेमाल किया, तो कोई कंज्यूमर उसको जब यूज करने जाएगा, खरीदने जाएगा, तो उसके दिमाग में तो यही बात आएगी कि ये अमूल का ही डेयरी प्रोडक्ट है, किसी और का नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए अमूल प्रोडक्ट है और अमूल जो है वो, एक्सक्यूज मी, अमूल जो है वो बटर बनाता है, मे बी बटर में उसने एक और कैटेगरी रहा होगा, हो सकता है उसने विदाउट एनी, मे बी इट इज हेल्थ वाला, मे बी हेल्दीफाइड बटर बना रहा है, तो वो उन्होंने लॉन्च नहीं किया मे बी, या फिर किया है और वो
उसी के नेम को किसी और ने यूज किया और आपको बेच दिया है। तो यहाँ अगेन क्या हो गया, फॉल्स डिस्क्रिप्शन हो गया। सी, इज और आर ईदर द नेम और इनिशियल्स ऑफ फिक्शियस पर्सन, जो कि है ही नहीं, ऐसे ही फिक्शियस पर्सन, or some person not bona fide carrying on business in connection with such goods or services. And the fact that a trade description is a trademark or a part of trademark shall not prevent such trade description being a false trade description within the meaning of this act. तो जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेड डिस्क्रिप्शन है, ट्रेड डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी, कि क्या होता है ट्रेड डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर डिस्क्राइब किया जाए डेफिनेशन पोर्शन से तो क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं कि जो ट्रेड को डिस्क्राइब कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडमार्क का पार्ट हो। जैसे कि जोमैटो है, जोमैटो जो है वो फूड डिलीवरी ऐप है और सर्विसेज देता है फूड डिलीवरी का, तो उसमें जोमैटो उनका ट्रेडमार्क है एंड फूड डिलीवरी ऐप एंड सर्विसेज उनका ट्रेड डिस्क्रिप्शन है। तो जरूरी नहीं है कि ट्रेड डिस्क्रिप्शन सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हो या फिर ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है ट्रेडमार्क का पार्ट हो या ट्रेडमार्क का पार्ट नहीं हो, पर इन सबों में से किसी एक में अगर फॉल करता है आई के अंडर तो वो अगर उसने फॉल्सली किया है तो ट्रेड डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। Next is J. 2J. Goods means anything which is the subject of trade or manufacture. ठीक है, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल मेंबर, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जो मेंबर ऑफ एपिलेट बोर्ड है वो जुडिशियल मेंबर है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या वाइस चेयरपर्सन हो, यानी मेंबर, जुडिशियल मेंबर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। बट ये अभी पॉइंट है नहीं समझने का, बिकॉज अब एपिलेट बोर्ड है नहीं इन एग्जिस्टेंस। देन इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस विद ग्रामेटिकल वेरिएशन कह रहा है कि मतलब उसमें अगर उन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं तो वो एक्सेप्टेड होगा। क्या है लिमिटेशन? Limitation of the executive right to use of a trademark given by the registration of a person as proprietor thereof, including limitations of that right as to the mode or area of use which within India or outside India. कई बार ऐसा होता है, मैं आपको ये मैं बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कोई नाम है और उसने रजिस्टर कराया है किसी ट्रेड के लिए, उसी नाम को कोई और अब रजिस्टर कराने जा रहा है और मजेदार ये हो गया है कि वो कुछ सालों से उसको यूज कर रहा है ना, ऑलरेडी एक को दे दिया गया है रजिस्ट्रेशन, दूसरा जो है वो पहले से यूज कर रहा है और अब वो मांग रहा है कि मुझे ट्रेडमार्क उसका दे दीजिए। तो इस सीन में क्या होता है, जब वो मांग रहा है तो उस समय इनको देना चाहिए क्योंकि दे आर यूजिंग इट बिफोर हैंड। तो कई बार वो ऐसे लिमिट कर देते हैं आपका जोग्राफिकल एरिया कि आप में भी अहमदाबाद या फिर में भी गुजरात जोन के लिए आप यूज कर सकते हैं इस मार्क को, कहीं बाहर के लिए नहीं कर सकते, तो उनके जो सर्टिफिकेट है उसमें वो लिमिटेशंस लिखे रहेंगे। तो मैंने ये एग्जांपल की तरह आपको दिया है, इसके अलावा और भी कई तरह के लिमिटेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्क। अब देखिए मार्क जैसे कि ट्रेड मार्क का मार्क है ना, तो मार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंक्लूड किया है इन्होंने वर्ड इंक्लूड्स, दैट मीन्स ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। दैट मीन्स इसमें और भी कोई चीज इंक्लूड की जा सकती है इन फ्यूचर, मे बी थ्रू द जजमेंट्स और बाय द रजिस्ट्रार, कि इसको भी मार्क मान लिया जाए। सो यहाँ पर जो उन्होंने दिया है ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस, डिवाइस इज द लोगो, सिंपल सेइंग। ब्रांड जैसे आईटीसी का आशीर्वाद इज अ ब्रांड। हेडिंग जैसे ये दिल मांगे मोर। लेबल इज समटाइम्स लाइक you get a label on those some of the things. Ticket भी हो सकता है। Name, signature, for example Pierre Ricardin. Word, there are various examples. Letter जैसे 69. Numeral, as I told you, a letter is like AV,
V, numeral is like 69. Shape of goods, for example, Coca-Cola का bottle. Packaging, for example, Amazon का packages. Combination of colors are various examples, but India में अभी इसके लिए उतना आपको मतलब ये अभी लिमिटेड है, ये अभी नहीं मिलता है, ठीक है। या फिर कहीं कोई भी इनका कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल ब्रांड और डिवाइस, नेम और डिवाइस, न्यूमरल और नंबर, लेटर, ये सारी जो चीजें हैं कॉम्बिनेशन में भी मार्क मानी जाती हैं। देन कमिंग टू मेंबर, तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया है कि कोई टेक्निकल मेंबर भी होता है, जुडिशियल मेंबर होता है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, एपिलेट बोर्ड का, इन सबों को मेंबर माना जाता है। नेम जो है, देखिए अगेन इसमें उन्होंने लिखा है शब्द इंक्लूड्स। जैसे पुणे में एक मॉल है जिसका नाम है दोराब जी, तो दोराब जी इज अ नेम। जैसे जहीर खान का रेस्टोरेंट है जेड केज, तो जेड केज इज अ एब्रिविएशन, है ना, तो वो एब्रिविएशन क्या हो गया, वो भी नेम में ही इंक्लूडेड हो जाता है। तो अगर मैं मार्क में जाऊं, मार्क में नेम जो है वो मार्क माना जा सकता है, तो इसलिए जेड केज कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मार्क। नोटिफाई मतलब जब भी ये इनके जर्नल में, ट्रेडमार्क के जर्नल में पब्लिश होगा तो ही हम इसको नोटिफाई मानेंगे, और कहीं के लिए नोटिफिकेशन नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। पैकेजिंग, पैकेजिंग आई थिंक किसी भी चीज को पैकेजिंग मानेंगे। फॉर एग्जांपल किसी बॉटल को, किसी कंटेनर को, किसी बॉक्स को, किसी केस को, फोल्डर, आपको वेसल, ये सारी चीजें जो है, रैपर, लाइक चॉकलेट के रैपर है वो भी पैकेजिंग है, रील, फ्रेम, कैप्सूल, कैप, लिड, स्टॉपर, कॉक, ये सारी चीज पैकेजिंग में आती है। जैसे मैंने शब्द इस्तेमाल किया है इंक्लूड्स, यहाँ पे इन्होंने किया है, तो इंक्लूड्स यहाँ पे अगेन मैं जैसे बता रही हूँ कि इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं। परमिटेड यूज जो है किसको किसको है, लाइक अगर शब्द इस्तेमाल किया है परमिटेड यूज, ये क्या होती है। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस फ्रॉम आर। नाउ विल स्टॉप ओवर हियर। आई थिंक अभी लंबे लंबे वीडियोस बहुत पसंद नहीं आते किसी को भी, तो अभी यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न फ्रॉम